यूरिन फॉर्मेशन किडनी का कोर फंक्शनल प्रोसेस है जिसमें ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट बाहर निकाला जाता है और यूजफुल सब्सटेंस को वापस बॉडी में रिटेन किया जाता है। यह पूरी प्रोसेस 3 सीक्वेंशियल स्टेप में होती है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। इन तीनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यही किडनी फिजियोलॉजी की फाउंडेशन है। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि नेफ्रॉन के शुरुआत में ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड हाई प्रेशर यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ आता है और इसका लिक्विड हिस्सा कैपिलरीज से बाहर निकलकर बोमन्स कैप्सूल में चला जाता है, जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं। इस स्टेज पर फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव होती है लेकिन साइज डिपेंडेंट होती है, इसलिए वाटर आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से फिल्टर हो जाते हैं, जबकि ब्लड सेल्स और बड़े प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन फिल्टर नहीं हो पाते और ब्लड में ही बने रहते हैं। आप इसे एक इनिशियल सीविंग प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो सबसे क्रिटिकल है और बेनिफिशियल स्टेप है। यह फिल्ट्रेट में मौजूद यूजफुल सब्सटेंसेस वापस ब्लड में भेज देता है। यह प्रोसेस मेनली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यानी कि पीसीटी में होता है, जहां पर लगभग 65 से लेकर 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा लूप ऑफ हेलेन, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम और वाटर एक्टिवली या पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि बॉडी ज़रूरी चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सके। अगर यह स्टेप फेल हो जाता है तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे। तीसरा और लास्ट स्टेप होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस ब्लड से एक्टिवली ट्यूबल्स में डाले जाते हैं। यह प्रोसेस मेनली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट में ये प्रोसेस होती है। इसमें बॉडी अनवांटेड या एक्सेस सब्सटेंस को बाहर निकालती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन यानी एसिड और पोटेशियम, ड्रग्स और टॉक्सिन्स। यह स्टेप खासकर एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन आयन सीक्रेशन बॉडी को एसिडोसिस से बचाने में हेल्प करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये किडनी की एफिशिएंसी का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है और बॉडी इसे काफ़ी टाइटली रेगुलेट करती है ताकि फिल्ट्रेशन स्टेबल रहे। यह रेगुलेशन 3 मेन मैकेनिज्म से होता है: ऑटो रेगुलेशन, आरएएएस और सिंपैथेटिक सिस्टम। इनका काम है ब्लड प्रेशर और बॉडी कंडीशन के हिसाब से जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एडजस्ट करना। सबसे पहले आता है ऑटो रेगुलेशन, जो किडनी का इंट्रिंसिक यानी कि सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसका उद्देश्य होता है सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर बदलने के बावजूद जीएफआर लगभग कांस्टेंट बना रहे। इसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला, मायोजेनिक रेस्पॉन्स, जिसमें एफरेंट एट्रियोल्स की स्मूथ मसल खुद रिएक्ट करती है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है
ताकि ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में न जाए। और अगर प्रेशर कम होता है तो एट्रियोल्स डायलेट हो जाती है ताकि फिल्ट्रेशन मेंटेन रहे। दूसरा मैकेनिज्म होता है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, जिसमें मैक्यूला डेंसा सोडियम कंसंट्रेशन को सेंस करती है। अगर सोडियम ज़्यादा होता है यानी कि हाई जीएफआर होता है तो एफरेंट एट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर दी जाती है और सोडियम कम हो जाता है। और अगर सोडियम कम है यानी कि लो जीएफआर है तो डायलेशन तो एफरेंट एट्रियोल्स डायलेट कर दी जाती है। इस तरह किडनी खुद अपनी फिल्ट्रेशन को बैलेंस करती है। दूसरा मैकेनिज्म है RAAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो मेनली तब एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है। इस कंडीशन में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करती है, जिससे एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। एंजियोटेंसिन सेकंड खास तौर पर एफरेंट एरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ता है और जीएफआर को मेंटेन या फिर थोड़ा बढ़ाया जाता है, भले ही ओवरऑल बीपी लो हो। साथ ही एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इम्प्रूव होते हैं। तीसरा मैकेनिज्म है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि स्ट्रेस, शॉक या सीवियर ब्लड लॉस में एक्टिवेट होता है। इस समय बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और ब्लड को वाइटल ऑर्गन्स यानी कि ब्रेन और हार्ट की ओर डाइवर्ट कर देती है। इसके लिए किडनी की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, जिससे रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जीएफआर घट जाता है। इसका उद्देश्य यूरिन फॉर्मेशन को टेम्परेरी कम करना और फ्लूइड लॉस को रोकना होता है। नेफ्रॉन के इस हिस्से में किडनी का असली प्रोसेसिंग होता है। जो फिल्ट्रेट पहले से बना हुआ होता है उसे अब रिफाइन किया जाता है। यहाँ दो मेजर सेगमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और लूप ऑफ हेलेन। पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ये बल्क रिकवरी करता है, जबकि लूप ऑफ हेलेन कंसंट्रेशन सिस्टम तैयार करता है। पीसीटी मेजर वर्क साइट होती है। पीसीटी को नेफ्रॉन का सबसे एक्टिव और एफिशिएंट सेगमेंट माना जाता है। यहाँ लगभग 100% ग्लूकोज और एमिनो एसिड वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और लगभग 65 से लेकर 70% सोडियम और वाटर भी यहीं से वापस ब्लड में आते हैं। इसकी एफिशिएंसी का कारण है इसकी सेल्स पर मौजूद ब्रश बॉर्डर्स यानी कि माइक्रोविली, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम बना देते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट जैसे कि ग्लूकोज के साथ और पैसिव वाटर मूवमेंट शामिल होते हैं। इसे रिकवरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी यहाँ यूजफुल सब्सटेंस को वेस्ट होने से बचा लेती है। अगर पीसीटी की कैपेसिटी एक्सीड हो जाए, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में होता है, तो ग्लूकोज यूरिन में दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेलेन। पीसीटी के बाद फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेलेन में एंटर करता है, जो किडनी के मेडुला में उतरता है और एक काउंटर करंट मैकेनिज्म को स्टेब्लिश करता है। इसका डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमीबल होता है, इसलिए यहाँ से वाटर बाहर निकलता है और फिल्ट्रेट धीरे धीरे कंसंट्रेट होता जाता है। इसके अपोजिट असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमीबल होता है, लेकिन यह एक्टिवली सोडियम और क्लोरीन को बाहर निकालता है।
इस अपोजिट फ्लो और परमिबिलिटी की वजह से मेडुला में एक स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक यानी मेडुलरी ग्रेडियंट बनता है। यह ग्रेडियंट आगे चलकर कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन को ड्राइव करता है, खासकर जब एडीएच प्रेजेंट हो। इसलिए लूप ऑफ हेलेन को यूरिन कंसंट्रेशन सिस्टम का फाउंडेशन माना जाता है। नेफ्रॉन के इस लास्ट हिस्से यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट को फाइन ट्यूनिंग सेगमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यूरिन की फाइनल कंपोजिशन तय होती है। पहले के सेगमेंट यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और लूप ऑफ हेलेन में बल्क काम कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रिसाइज एडजस्टमेंट करती है और यह पूरी तरह से हार्मोनल कंट्रोल में होता है। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन का रोल समझें। यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और मेनली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। इसका मेन इफेक्ट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना और साथ ही पोटेशियम सीक्रेशन को बढ़ाना होता है। जब सोडियम वापस ब्लड में आता है तो उसके साथ वाटर भी इनडायरेक्टली रीअब्जॉर्ब होता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए एल्डोस्टेरोन को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बीपी रेगुलेशन का की हार्मोन माना जाता है। अब एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को समझिए, जो कलेक्टिंग डक्ट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। एडीएच की प्रेजेंस में कलेक्टिंग डक्ट की वॉल वाटर के लिए परमीबल हो जाती है, जिससे ज़्यादा वाटर फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलकर और फिर वापस ब्लड में चला जाता है। इससे यूरिन कंसंट्रेशन बनता है और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बनता है और बॉडी वाटर को कंजर्व करती है। अगर एडीएच एब्सेंट हो तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता और यूरिन डाइल्यूट और ज़्यादा मात्रा में बनता है। इस तरह डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना सोडियम रखना है, कितना पोटेशियम निकालना है और कितना पानी बचाना है। क्लिनिकल रूप से अगर देखें तो एल्डोस्टेरोन इम्बैलेंस से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जैसे कि हाइपरकैलेमिया या कि फिर हाइपोकैलेमिया हो सकते हैं और एडीएच की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसी कंडीशंस बनती है, जिसमें ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बनता है। यूरिन कंसंट्रेशन किडनी का एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है जिसका उद्देश्य बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पानी को कंजर्व या एक्सक्रीट करना होता है। इसका कोर मैकेनिज्म दो सिस्टम्स पर डिपेंड करता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर यानी कि लूप ऑफ हेलन और वैसा रेक्टा यानी कि काउंटर करंट एक्सचेंजर। ये दोनों मिलकर किडनी के मेडुला में एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लूप ऑफ हेलन को समझिए। देखिए, लूप ऑफ हेलन काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। इसके डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकलता है, जबकि इसके असेंडिंग लिम्ब से सोडियम और क्लोरीन बाहर निकलते हैं, लेकिन वाटर नहीं निकलता। इस अपोजिट फ्लो और परमिबिलिटी के कारण मेडुला में धीरे धीरे सॉल्ट जमा होने लगते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। इसी वजह से मेडुला का एनवायरनमेंट हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है, यानी कि हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हो जाता है। अब इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है वैसा रेक्टा, जो काउंटर करंट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। यह ब्लड वेसल्स का एक स्पेशल नेटवर्क होता है जो मेडुला में लूप के साथ पैरेलल चलता है। इसका काम ग्रेडियंट को वॉश आउट होने से बचाना होता है, यानी कि सोल्ट्स को मेंटेन करना होता है।
ताकि कंसंट्रेशन मैकेनिज्म स्टेबल रहे। जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तब इस हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला का इफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिसिसिव रोल निभाता है। अब एडीएच हाई है तो कलेक्टिंग डक्ट वाटर के लिए परमीबल हो जाती है, जिससे वाटर बाहर निकलकर हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला में चला जाता है। यूरिन कंसंट्रेटेड बनता है। इसके विपरीत अगर एडीएच कम है तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता और यूरिन डाइल्यूट बनता है। किडनी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में सेंट्रल रोल प्ले करती है और ब्लड का पीएच लगभग 7.4 के आसपास स्टेबल रखती है। डेली मेटाबॉलिज्म के कारण बॉडी में एसिड्स लगातार बनते रहते हैं और इन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है। लंग्स CO2 को रिमूव करते हैं, जिसको वोलेटाइल एसिड बोलते हैं CO2 को, और जबकि जो किडनी होती है वो नॉन वोलेटाइल एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को हैंडल करता है। किडनी यह बैलेंस मेनली दो मैकेनिज्म से मेंटेन करता है, एक हाइड्रोजन आयन सीक्रेशन और एक बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। पहला मैकेनिज्म है हाइड्रोजन आयन सीक्रेशन। नेफ्रॉन के ट्यूबल्स, खासकर पीसीटी और डीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और इसके साथ कलेक्टिंग डक्ट, ये एक्टिवली हाइड्रोजन आयन को ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड में सीक्रेट करते हैं। इसका मतलब कि बॉडी एक्सेस एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। डिस्टल नेफ्रॉन में यह प्रोसेस और ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है, जहाँ इंटरकैलेटेड सेल्स एसिड सीक्रेशन को फाइन ट्यून करते हैं। यह स्टेप बॉडी को एसिडोसिस यानी कि एक्सेस एसिड से बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैकेनिज्म है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन, जो बेस को कंजर्व करने का काम करता है। बाइकार्बोनेट बॉडी का मेन बफर है। पीसीटी में लगभग सारा फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यह प्रोसेस इनडायरेक्टली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन और HCO3 नेगेटिव आयन का साइक्लिंग होता है और बाइकार्बोनेट ब्लड में वापस चला जाता है। इस तरह किडनी बॉडी के बफर सिस्टम को इंटैक्ट करता है। देखिए, किडनी सिर्फ फिल्ट्रेशन का एक ऑर्गन नहीं है, यह एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी होता है जो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स बनाकर पूरे शरीर के रेगुलेशन में भाग लेता है। इसके तीन मेन हार्मोनल फंक्शंस हैं: रेनिन सीक्रेशन, एरिथ्रोपोइटीन प्रोडक्शन और विटामिन डी एक्टिवेशन। ये तीनों फंक्शन सीधे ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले रेनिन को समझिए। यह हार्मोन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है, खासकर तब जब ब्लड प्रेशर कम हो या सोडियम लेवल कम डिटेक्ट हो। रेनिन एक कैस्केड को एक्टिवेट करता है, जिसे RAAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। इसके थ्रू एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। इसके सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए रेनिन किडनी का बीपी कंट्रोल सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है एरिथ्रोपोइटीन EPO। यह किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होकर बोन मैरो पर काम करता है और वहाँ RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है यानी कि हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, तब EPO सीक्रेशन बढ़ता है
ताकि ज़्यादा आरबीसी बने और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। क्लिनिकली अगर देखें तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में ईपीओ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया डेवलप हो जाती है। तीसरा फंक्शन है विटामिन डी एक्टिवेशन। किडनी इनएक्टिवेट विटामिन डी को कन्वर्ट करके उसका एक्टिव फॉर्म बनाती है, जिसको कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। यह एक्टिव विटामिन डी इंटेस्टाइन पर काम करके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। इससे ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है, जो बोन्स, मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी रहता है। अगर किडनी यह एक्टिवेशन ठीक से न कर पाए तो कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोन डिसऑर्डर्स जैसे कि रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रोफी हो सकते हैं।